एक खलाई मखलूक के साथ है। खलाई मखलूक तो पहले मियाँ साहब डिफाइन करें क्योंकि वो उनको इस्तेमाल करते रहे। शहजादा सलीम बन के इनने हमारी सारी स्ट्रगल ख़त्म कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। हम तो अफसानों में, बचपन में, कहानियों में खलाई मखलूक की बातें सुना करते थे, लेकिन आजकल ये पॉलिटिकल टर्म बन गई है। बाकायदा तौर पर खलाई मखलूक का नाम मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आज़म और अहम मौज़ूआत के लिए बहुत अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का तारुफ करा देता हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सरदार नबील गवोल साहब ने। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, इंफॉर्मेशन भी रखते हैं, तजज़िया भी देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे कराची से ज्वाइन किया है जनाब कैसर अहमद शेख साहब ने, रुकने कौमी असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून के, एक अच्छी असूल की बात करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और मुझे हामिद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, PTI के मरकजी रहनुमा हैं। इन कानूनी और आइनी पेचीदगियों से इनसे ज़्यादा कोई आगाह नहीं है। हामिद खान साहब आपका भी शुक्रिया। सरदार साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मियाँ साहब कह रहे हैं कि मेरे सीने में बहुत राज हैं, बजाय इसके कि मैं राज खोलूं वो सुधर जाएं। फिर वो खलाई मखलूक की बात करते हैं, फिर वज़ीर आज़म भी खलाई मखलूक की बात करते हैं। पहले तो ये बताएं कि ये खलाई मखलूक क्या है। शौकत साहब, मैं समझता नवाज़ शरीफ जो है ना, खौफ में आकर अपने जहनी तवाज़न खो बैठे हैं और जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं उससे उनकी कमज़ोरी भी नज़र आ रही है, उनका खौफ भी नज़र आ रहा है और उनका वो डर भी नज़र आ रहा है। अब देखें, आप अगर इतने ही डरपोक हैं तो फिर आप सियासत छोड़ दें। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को कहा था 4 मुल्क के एजेंसीज़ ने कि आप पाकिस्तान जाएंगे, आप पर हमला होगा, आप मत जाएं। तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का अल्फाज थे, अगर मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी तो मैं घर बैठ जाऊं, सियासत छोड़ दूं, मैं अपने कौम को, अपने अवाम को नहीं छोड़ सकती। तो भाई आप इतने बहादुर बने, उस खलाई मखलूक का नाम लें जिसको हम बचपन में एक फिल्म आई थी ईटी गो होम, वो उंगली इतने बड़ी दिखाता, ईटी गो होम, वो जो है ना वो गो। तो अब ये है कि नवाज शरीफ गो होम का टाइम आ गया है, उसको घर जाना। अब वो खलाई मखलूक क्या वही तो नहीं है जो 2013 में आपको 11 बजे बता दिया था आप प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हो? क्या वो खलाई मखलूक वो तो नहीं है जिन्होंने आपको 1985 में फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनाया, उसके बाद 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनाया? उनके कंधों पे चढ़कर तो आप खुद आते हो जिनके ऊपर आपका इशारा है। या तो आप इतने बहादुर बने या तो फिर आप सियासत छोड़ दें। और मैं समझता हूँ जिस तरह जरदारी साहब ने कहा कि शहजादा सलीम ने जो है वो जमहूरियत को कमज़ोर कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि अनारकली भी है ना, अनारकली ने जो है ना ज़्यादा नवाज शरीफ को कमज़ोर कर दिया। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ डर गए, डरपोक हैं, लेकिन वो जब ये कहते हैं कि मेरे सीने में बड़े राज हैं, सुधर जाएं, वो तो तड़ी दे रहे हैं। तो वो निकाले ना, तो कोई खास बात है जो कहते हैं तो उनके दिल भाई में। अगर आपके सीने में राज है तो क्या आप सीने में दफन कर लेंगे? क्या आप सीने से निकालें? डरपोक आदमी तड़ी तो नहीं लगाता। डरपोक आदमी ही तड़ी लगाता है। जो शेर होता है या जो बहादुर होता है वो कह देता है, डरपोक जो है ना वो डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जो सामने वाले हैं वो उसको अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि ये उन्हीं की पैदावार है, तो इसलिए वो डरेंगे नहीं आपसे। लेकिन आपने अभी ये नहीं बताया कि खलाई मखलूक है कौन? फिर वो ईटी है ना, मूवी आप देख लें जाके, अपने उसको प्रोड्यूसरों के ऊपर पीछे चलाएगा, वो ईटी है ना जो उंगली बड़ी सी लंबी करके दिखाता है कि मैं तो ईटी इलेक्शन करवाएगा पाकिस्तान? ये कह रहा है ईटी इलेक्शन करवाएगा, ये कह रहा है ना नवाज शरीफ। हम समझते हैं कि देखें, उनको पता चल गया है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम साहिबा, ये सब जो है ये इलेक्शन लड़ नहीं सकेंगे। इनकी ये पोजीशन होगा। अभी शायद खाकान अब्बासी टाइप। अब देखिए, अफसोस तो ये है कि चलो नवाज शरीफ ने तो बोखलाट में कह दिया, खौफ में कह दिया, उनकी दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, उन्होंने कह दिया। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन नहीं कराएगी, खलाई मखलूक कराएगी। तो सबसे पहले तो कि भाई ये आप अभी से ही देखें, हमें आपने बता दिया है कि इलेक्शन जो है वो रिग्ड होंगे। आप प्री पोल रिगिंग का ऐलान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि कौम को ये बताना कि पोलिंग स्टेशन जाने का कोई फायदा नहीं, आप पोलिंग स्टेशन जाएंगे भी कोई फायदा नहीं है, खलाई मखलूक बैठा होगा वो ठप्पे मारेगा। इसी नुक्ते पर रहेगा। शेख साहब, आपसे इसी सवाल पे बात करना चाह रहा हूं।
प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं खलाई मखलूक का आइन के मुताबिक, आइन के आर्टिकल 2013 से लेके 213 से लेके 222 तक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां हैं। 218 आइन का आर्टिकल तो वादे तौर पर इलेक्शन कमीशन पे ये जिम्मेदारी डालता है। और आज वजीर आजम के बयान का तो शेख साहब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी ले लिया। ये क्यों ऐसी बातें की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिराजा साहब, आपको तो सारे बड़ा दिलचस्प मौजू आज आपने छेड़ा है। अब ये बताइए कि इलेक्शन के नज़दीक ये बातें तो कोई पहली बार तो नहीं हो रही। इलेक्शन के नज़दीक तो यही बातें होती हैं। और जब जो खिलाई आपने की है, अगर किसी को भी वो पता ही नहीं है कि वो क्या है, देखो ना, उसके मैंने ही पहनाए जा रहे हैं ना, उसी तरह कि जिसका ये बात हुई थी कि ईंट से ईंट बजा देंगे, और वो कहते हैं जी मियाँ साहब के कहने से मैंने ये कहा था। ये आप बताइए, दिलेरी ये है इनकी कि इन्होंने कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे, और आज कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने मुझे बहकाया था। अब अंदाजा कर लीजिए किस किस्म के बयान हो। और ये वही बातें, तो खैर आसिफ जरदारी साहब ने, शेख साहब वो तो आसिफ जरदारी ने आज भी कहा है कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया इस बात को। तो इस और फिर किसने ये बताइए, फिर किसने दिया ये भी तो बताएं कि वो बयान क्या फिर मीडिया माने ना, कोई माने से कोई तस्लीम करे कि उसकी गलती है। आज तक ये तो कोई बात ना हुई कि बयान ये ब्रेकिंग न्यूज़ छप रही हैं और आ रही हैं, और उसके बाद जरदारी साहब कह दे मैंने नहीं दिया, तो फिर किसने दिया है बयान? या तो फिर कोई रिग्रेट करे ना जी, कोई ना कोई तो आगे आए ना। ये सारा हमारे पॉलिटिशियन पे ही ना छोड़ दें, कोई मीडिया भी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेना। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि ये जो बयान आया था कि अंपायर की उंगली उठने, वो कौन थी? आज तक तो अंपायर का पता नहीं चला। तो ये खिलाई मखलूक का भी क्या पता लगेगा, हमें तो कोई पता नहीं है। और ये बात आप मेरे से ही पूछते हैं। आप बताइए, मैं तो यहाँ बैठा हूँ अपने दफ्तर में या कराची में इस वक्त हूँ, और अब ये ना आपको पता लगा, आप इतने वेल अवेयर हैं फिराजा साहब, मैं समझता हूँ कि आपसे ज्यादा तो किसी को मालूमात नहीं। ये सरदार साहब तो कह रहे हैं, सरदार साहब इधर बैठे हैं, सरदार साहब फरमा रहे हैं कि जिन लोगों ने मियाँ साहब को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बनाया वो उन्हीं की बात कर रहे हैं। अच्छा, खुल के बता देना सरदार साहब, खुल के बता दें कि गबोल साहब अच्छा, बात आपके लीडर कर रहे हैं, सरदार साहब खुल के बताएं, ये कैसी बात है शेख साहब? शेख साहब मुझे कोई तो बताए ना, आप बता रहे हैं ना, सरदार साहब बता रहे हैं ना, मियां साहब बता रहे। तो मैं क्या कहूं, नवाज शरीफ मेरे पास नहीं, ये बार बार इम्प्लीकेट। आप कराची में बैठे हैं शेख साहब, आप कराची में बैठे हैं। एक बार मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी ऐसी ही बात की थी। उन्होंने कहा जी फलां ने हमें बिठाया जी इकट्ठे, वो डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल की जो बात हो रही थी। ये बार बार क्यों इम्प्लीकेट किया जाता है, क्यों उनको सियासी लड़ाई में ड्रैग किया जाता है? जी वही देखिए ना, मैं बड़ी क्लियर बात, या तो वाज़े तौर पे बात होनी चाहिए। अब जो डिबेट हो रही है इतने दिनों से, 2-2.5 साल से मियाँ साहब बातें हो रही है, हर किस्म की बातें। आज भी जो गबोल साहब ने बात की ना, ये कोई सियासी अल्फाज नहीं थे जो इन्होंने मियाँ साहब के बारे में बात की ना अभी, कि वो उनका ज़हनी तवाज़ुन। अब देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर 3 साल का है, हम मुल्क के एक ऑनरेबल सीट पे उनको जगह देते हैं, इलेक्ट करते हैं, और फिर इस किस्म के अल्फाज, मैं समझता हूँ सरदार साहब बड़े सीजन, और मैं इनका वाकई देखता हूँ कि हमेशा बड़ी टू द पॉइंट बात करते हैं। आज अब देखिए ना, कि किसी भी फार्मर प्राइम मिनिस्टर को हम अपने मुल्क के इस किस्म की बातें करें जो मैं सोच भी नहीं सकता कि ये हो सकती हैं, तो ये कोई अच्छी डिबेट नहीं है। चले शेख साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं नादरीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ये जो अब बात चल निकली है, इमरान खान ने जो कहा है कि 1-1.5 महीने इलेक्शन लेट हो जाएंगे, मियाँ नवाज शरीफ भी कह रहे हैं 1 लम्हा 1 मिनट और 1 घंटा भी इलेक्शन लेट नहीं होने चाहिए, और आज आसिफ अली जरदारी साहब भी यही कह रहे हैं। रूबरू लाइव देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से। सरदार साहब, ये 62-63 है, आइन का हिस्सा है। अभी वज़ीर आज़म भी नाअहल हुए, जहांगीर खान तरीन भी नाअहल हुए, और भी ख्वाजा आसिफ भी आपके सामने, और भी पार्लियामेंटेरियन गए। इलेक्शंस आ रहे हैं, इसके बारे में कंसर्न्स हैं, इलेक्शन वक्त पे हैं या नहीं है, लेकिन 62-63 तो है। आपने इमरान खान साहब को भी सुन लिया। देखें, 62-63 एक इतना ख़तरनाक शिक है जो मैं समझता हूँ कि अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन एक्शन ले तो 85% जो है, बल्कि कम कह रहा हूँ, पर वो
जाएगा, उसमें मौलाना साहब भी चले जाएंगे। अब मैं नाम नहीं लूंगा वरना वो मुझे चैलेंज करेंगे कौन है मौलाना साहब। मेरे ख्याल में एक आपने तो ओपन कर दिया कि आप कह भी रहे हैं कि पता नहीं कौन से मौलाना साहब। हाँ नहीं, मौलाना और भी हैं, जैसे सिराजुल हक साहब हैं, वो बच जाएंगे शायद, वो शायद बच जाएं। लेकिन ये इतना ख़तरनाक शिक्का है, ये ज़ियाउल-हक ने डाला था। और इसमें अगर आपने सपोज़ आपने अपनी बीवी को भी कहा घर में कि मैं जा रहा हूँ शो करने, और शो के बाद एक शादी अटेंड करने, और आप आ जाएं एक दोस्त के पास बैठ जाएं, और वो दोस्त आपकी फ़ोटो खींच के आपकी बीवी को दिखा दे कि भाई ये तो झूठ बोल रहा था, ये तो मेरे पास बैठा लेकिन हुआ था। इमरान खान तो झूठ ये आप कह पर रहे लागू हैं, हो गया। इमरान खान तो तो आप ये सादिक कह रहे अमीन हैं नहीं कि रहे। सिर्फ करप्शन पे, फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे तो लगना चाहिए। देखिए इमरान खान ने ये बात बोली है, रहना चाहिए। इमरान खान ने ये बात बोली है क्योंकि इमरान खान भी समझता है कि अगर उसको भी उड़ाना चाहे कोई आर्टिकल 62 में तो इमरान खान भी उड़ जाएगा उसमें। तो इसलिए मैं समझता हूँ मुझे भी उड़ाना चाहे तो मैं, वो जो केस था वो तो इसलिए तो नवाज शरीफ कह रहे हैं कि लाडला सादिक अमीन, जी हाँ, सादिक अमीन इमरान खान पे तो नहीं लगा है ना, नहीं सादिक अमीन वाला केस तो नहीं चला है ना इमरान खान पे। सादिक अमीन वाला केस तो नहीं चला है, इमरान खान पर जो चला था कि वो दहशतगर्दी का कोई नहीं, ये तो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पढ़े बात ना, उसके सादिक अमीन के आर्टिकल 62 के सेक्शन ए में पढ़े, उसमें ये लिखा है कि अगर किसी शख्स ने झूठ भी बोला तो वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। हम तो तकरीबन महीने में मेरे ख्याल में 25 दफ़ा तो झूठ बोलते हैं, अपने घर में ही बोलते हैं, ठीक है ना, आप भी बोलते होंगे, मैं भी बोलता हूँगा, सब बोलते हैं, शेख साहब भी इतने शरीफ इंसान बैठे हुए हैं, हम लोग तो सब, ये तो एक मामूल गलत है, ये होना नहीं चाहिए। ये मैं यही कहना चाह रहा था, गलत है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इंसान जो है ना, इंसान गलती का एक पुतला है। जो गलती नवाज शरीफ ने की एज प्राइम मिनिस्टर बैठकर, तो मैं समझता हूँ कि वो हम सब कर सकते हैं। तो आर्टिकल 62 से मैं उस पर मजीद नहीं बोलूँगा, मौलाना मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, मैं समझता हूँ अमेंडमेंट होना चाहिए। हामिद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। मैं तो चाहता हूं कि आप हमें रेगुलर ज्वाइन किया करें। मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूं। इमरान खान साहब का इंटरव्यू हुआ और उन्होंने कहा कि 1-1.5 महीने इलेक्शन डिले हो सकते हैं। मियां नवाज शरीफ आज कह रहे थे कि जी 1 लम्हा डिले नहीं होना चाहिए, 1 घंटा डिले नहीं होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी भी कह रहे थे कि डिले नहीं होना चाहिए। कल को अगर किसी और वजह से भी डिले हो गया तो फिर लोग कहेंगे जी इमरान खान को पहले कैसे पता था कि 1.5 महीना डिले हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप आइन भी समझते हैं, आप कानून भी समझते हैं, आपसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग शायद ही किसी की हो इन इशूज़ पर। देखिए, गालिबन कोई मिस इन्फॉर्मेशन है खान साहब के पास कि उन्होंने कह दिया कि ये डिले होगा, क्योंकि डिले आइनी तौर पे नहीं हो सकता। आइनी तौर पर इसको 60 दिन के अंदर होना है, जब असेंबली की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी आइन से बाहर नहीं हमें जाना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है कि वो हल्का बंदियों के मामलात वक्त पे निपटा जाए। और मुझे यकीन है कि जो अदालतों के मामलात गए हैं हल्का बंदी से मुतल्लिक़, वो भी 30 दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे नज़दीक तो इलेक्शन में कोई डिले का जवाज़ नहीं है और ना ही ये होनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा जो टाइम लाइन्स हैं उनसे बाहर जाएंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अदलिया इजाज़त देगी इसकी। ये आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन अगर एक दिन पहले असेंबली तोड़ दी जाए तो फिर 90 डेज़ वाली एप्लीकेशन आ जाती है उस टाइम लाइन की जिसकी आप बात कर रहे हैं। बट आपकी मुखालिफ सियासी जमातें तो फिर और रंग देती हैं ना कि जी किसी अंपायर ने कहा होगा, किसी खलाई मखलूक ने कहा होगा, पता नहीं जो भी बातें उनके जहन में आती हैं। तो इमरान खान साहब कैसे फिर उनको इंश्योर किया जाए, उनको राज़ी किया जाए कि कम अज़ कम आप बड़ी पार्टी के लीडर हैं, आप तो ऐसी बातें ना करें। देखिए, बहरहाल कोई उनके पास डिसइंफॉर्मेशन होगी जो उन्होंने ज़िम्नन बात कर दी है। मैं नहीं समझता कि वो चाहते हैं, और ने ये कहा भी है कि मैं डिले नहीं चाहता, वक्त पे इलेक्शन चाहता हूँ। ये उनका एनालिसिस है कि चूँकि ये हल्का बंदियों के मामलात निपटाने में शायद वक्त लग जाए तो उस सूरत में ये कोई महीना 1.5 महीना डिले हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि डिले जो है वो एक दफ़ा आइन के मुताबिक से बाहर निकल जाता है, आइन के वक्त से उस लिए फिर मुश्किल हो जाएगी और फिर अदलिया के लिए मुश्किल होगी कि वो कैसे उसको जस्टिफाई करे।
शेख साहब आपकी तरफ आऊंगा। आइन में एक आर्टिकल है 254, उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं, आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। जैसे मिफ्ताह इस्माइल को वफाकी वजीर बनाने के लिए आइन के आर्टिकल 91 क्लॉज 9 का सहारा लिया गया, फिर भी मियाँ साहब इंसिस्ट करते हैं कि एक लम्हा डिले नहीं होना चाहिए, घंटा डिले नहीं होना चाहिए, एक दिन डिले नहीं होना चाहिए। जी देखिए ना, अभी अहमद खान साहब जो ज़्यादा टैक्स नोइंग और एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया कि आइन के मुताबिक 60 दिन के अंदर इलेक्शन होना है और आइन में इससे निकलना मुनासिब नहीं है। जहाँ तक हल्का बंदियों को तल्लुक़ है, ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर ली हैं और उसके अनाउंसमेंट कर दी है। अब तो ये मामला इसकी वजह से कोई डिले होने का सवाल नहीं है। और इसके अलावा मैं ये समझता हूँ, देखिए इमरान खान साहब को ये लग रहा है ना कि वो इलेक्शन शायद जीत नहीं रहे, तो वो नई बात आज उन्होंने निकाल दी है। देखिए कोई बात इस तरह करना, जैसे आप खुद कह रहे हैं इतनी बड़ी पार्टी के वो लीडर हैं और ये आइन ने एक वक्त मुतय्यन किया हुआ है। आप जो कह रहे हैं कि फ़लाँ के तहत हो सकता है, हो ये ट्रेडिशनल नहीं है। अगर बनाया गया ना तो लोगों ने इसको पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा, क्योंकि एक आइन के तहत इससे पहले भी हमारे एडवाइज़र होते थे फाइनेंस के, लेकिन साथ साथ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते थे, पहली ट्रेडिशन यही है कि वो बजट पेश करते थे। अब मैंने तो कल इनिशिएट किया है हुकूमत की तरफ से, जो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से बजट की स्पीच है, मुझे कहा गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि मैंने कल कोई 45 मिनट की बजट स्पीच की, जिससे इनिशिएट किया। मेरे ऊपर तो किसी ने एतराज़ नहीं किया। देखिए ना, कोई भी हमारा इलेक्टेड मेंबर, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो बजट है और मनी बिल सिर्फ नेशनल असम्बली के पास होता है। हमारे यहाँ से जितने फाइनेंस मिनिस्टर बनाए जाते हैं वो सेनेट से या बाहर से बनाए जाते हैं। तो असम्बली का इस्तेकाक ये है, ठीक है, कानूनी तौर पे खैर मिफ्ता साहब तो ना सेनेट में थे, मिफ्ता साहब ना सेनेट में थे ना असेंबली में थे। जी, मैं तो वही गुजारिश कर रहा हूँ कि 91 क्लॉज 9 का सहारा ले गया। मुझे शेख साहब शार्प ब्रेक लेना है, ब्रेक लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम अपने तीसरे मौजू पे जाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल मुत्तहिदा पाकिस्तान कराची में जलसा करने जा रही है। वो क्या, जिस तरह वो कहते हैं कि जलसी का जवाब देंगे जलसा देकर, या वो मुत्तहिद हो जाएंगे इस जलसे के बाद। तीनों सीनियर मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, बड़ी गहरी नज़र है इन तीनों की इन मामलात पर। ब्रेक के बाद उनकी राय लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं और लाइव आप ये शो देख रहे हैं। खान साहब, एक क्वेश्चन मेरा रह गया था पिछले पोर्शन में। इस बार फिर इलेक्शन में, जब भी इलेक्शन हो, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि वक्त पे होना चाहिए, DROs और ROs फिर अदलिया से लिए जाएंगे। एक बिटर एक्सपीरियंस हो चुका है जिसमें आपकी पार्टी ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी कहा था कि ROs के इलेक्शन है। इस बार मैं एज अ पाकिस्तानी शहरी, मैं एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कैसे एक्सेप्ट करूंगा कि वही DROs, वही ROs, वही अदलिया के जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान होंगे, उनके अंडर होने वाले इलेक्शन को शफाफ तस्लीम कर लिया जाएगा? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को लगाना तो बिल्कुल ही नामुनासिब होगा, क्योंकि वो तो हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। तो अदलिया से ही रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लेने पड़ेंगे और बेहतर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। साफ़ सुथरे डिस्ट्रिक्ट जजेस मौजूद हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं अगर डिस्ट्रिक्ट जजेस में से DRO लिए जाए या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस में से RO लिए जाए। पिछली दफ़ा एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ने ये सारी गड़बड़ कराई है और उसमें DROs जो थे वो उसकी पॉलिसी पे चलते हुए जो गड़बड़ हुई है इलेक्शन में, वो DROs या ROs ने अकेले नहीं की, उसमें इलेक्शन कमीशन भी पूरी मुलव्विस था पिछली दफा। इमरान खान तो बराह रास्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब पे डाल रहे थे कि उन्होंने सारा काम किया है। ये देखिए, उनका चीफ जस्टिस का DRO से या RO से कोई ताल्लुक नहीं होता। बराह रास्त ताल्लुक जो होता है ये डिस्ट्रिक्ट जजेस से, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस से, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है, वो नाम देता है ROs के और DROs के।
चलें इधर ही रुकिएगा सरदार साहब, मैं उस बुनियादी नुक्ते पे आता हूँ। पीपल्स पार्टी ने लियाकताबाद में जलसा करके वाकई एमकेएम को मुत्तहिद कर दिया है, फेवर मिली है फिर तो एमकेएम को। बेसिकली वही हल्का भी था जहाँ से आप एमएनए भी बने थे, जहाँ पीपल्स पार्टी ने जलसा किया है। देखें, लियाकताबाद एमकेएम का गढ़ है, रहा है। कराची में इस वक्त एक वैक्यूम है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वैक्यूम को फिल करना चाहती है। हमने लियाकताबाद में जलसा करके बिल्कुल मुक्का चौक के पास ही जलसा 40 साल के बाद 40 साल के बाद हमने वो पूरा जो ग्राउंड है भर के दिखाया और बिलावल चेयरमैन ने वहाँ ज़बरदस्त स्पीच की और उसके बाद ये घबराहट के शिकार हो गए। इन्होंने हमारे इस जलसे के बाद फारूक सत्तार को मजबूर कर दिया कि वो बादराबाद जाए और जाके और वो गए और कामरान टिसोरी को जो है उसने अपने से दूर कर दिया, बाहर कर दिया। तो ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को दे एमकेएम वाले, एक चीज। तो दूसरी बात ये करने का क्रेडिट ले लिया जो भी है, लेकिन हम इनको फाइट करेंगे। दूसरी बात ये कि अब 12 मई को इंशाल्लाह हम बल्दिया में बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। 12 मई को करने जा रही है। 12 मई को एक दफा कराची में पीटीआई भी करेगी और पीपल्स पार्टी भी करेगी। 12 मई को आप बल्दिया में, हम बल्दिया में कर रहे हैं और हमारे साथ जो स्टेज में बैठे होंगे वो 260 जो गरीब मजदूर जिंदा जलाए गए थे, बत्ताखोरों के वजह से जो जिंदा जलाए गए, जिनको बत्ता नहीं मिला, उन्होंने उन मासूम मजदूरों को जलाया। उनके लवाकीन को हम स्टेज पर बिठाएंगे और हम इंशाल्लाह बल्दिया में 12 मई को बड़ा जलसा करेंगे और उसके बाद हम फिर और 5 जलसा कराची में करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जलसा करेंगे और उसको खिताब चेयरमैन बिलावल करेगा। यानी 12 मई को जो जलसा होगा बल्दिया में, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उसको एड्रेस करेंगे जी बिल्कुल। और वो जो शहीद हुए, जिनको जलाया गया, उनके लवाकिन को आप साथ, क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिला है। हम समझते हैं कि यहाँ बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, खलाई मखलूक की भी हो रही हैं। हम तो चाहते हैं वो खलाई मखलूक, नवाज शरीफ साहब जिन खलाई मखलूक की बात की, वो खलाई मखलूक कराची की तरफ भी देखें, वहाँ भी जरूरत है खलाई मखलूक। आप दिखाना चाह रहे हैं? हाँ, ये जो 260 बेचारे तो जो ऑपरेशन होता रहा है पहले, जो ऑपरेशन हुआ है, अमन लाया गया है। देखे, अमन लाया, बिल्कुल लाया। हम क्रेडिट, इसका क्रेडिट हम तो नाम लेकर दे कि इसका क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है, इसका क्रेडिट पाकिस्तान रेंजर्स को जाता है जो कराची में और शहीदों को जाता है, इन शहीदों को जाता है। लेकिन ये जो बल्दिया टाउन फैक्ट्री में 260 जिंदा जलाए हैं बत्ते के ऊपर, उनके लोग पकड़े भी गए हैं, उनकी GITs भी मौजूद है। मजीद कार्रवाई की जरूरत है। मैं समझता हूं कि अब उनको सामने आप किन के बारे में कहना चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई देखें। उन्होंने जो GIT है वो सबने देखा है, उसमें नाम जो लिया गया वो एमकेएम के लोगों का नाम लिया गया है और अभी भी वो आज़ाद घूम रहे हैं। बल्कि एक ने तो जो है ना, डर से पता नहीं है, खुशी से कि वो जो है शायद बच जाए, उसे शादी भी कर ली। यानी इस बुढ़ापे में उससे शादी कर ली। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, नाम ही ले, सबको पता है रऊफ सिद्दीकी साहब की बाहर शादी हुई है, फोटो उसका जिक्र हुआ कहीं ना कहीं, GIT में जिक्र हुआ है। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह जिक्र होते रहेंगे लोगों के कि ये लोग, अब डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल केस का है, उसका भी जिक्र है कि किसने जो है ऑर्डर दिया और किसने मारा है। लेकिन अब जो है एक्शन का टाइम है, तो एक्शन जो है मैं समझता हूं कि वो अब आप केयरटेकर गवर्नमेंट जैसी अनाउंस होगा 30 मई को, उसके बाद आप बहुत बड़ा एक्शन देखेंगे पूरे पाकिस्तान में। केयर टेकर गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के बाद पूरे ये नहीं करना चाहते ना, क्योंकि मौजूदा हुकूमत कोई काम नहीं करना चाहती, ये अजियत देना चाहती है नवाज शरीफ को निकालने पर कौम को। आप देखें, पेट्रोल बम गिराया इन्होंने, लोड शेडिंग दोबारा शुरू कर दी, गैस का शॉर्टेज दोबारा शुरू कर दिया। तो ये कुछ करना नहीं चाहते। तो ये जो है ना, जिस तरह थिएटर चलाते हैं, तो ये इसी तरह थिएटर चला रही है, हुकूमत नहीं चला। चलें इधर ही रुकिएगा। खान साहब, आपके पास यही क्वेश्चन छोड़ता हूं। PTI, इमरान खान, आपकी लीडरशिप भी बार बार कहती रही कि हम कराची जाएंगे, हम कराची में एक दफ़ा तो कहा था कि PTI सबसे बड़ी पार्टी सिंध की बनेगी। अब MKM पहले टूटी रही, धड़ों में बटी रही, पहले तो PSP अलहदा बनी, फिर ये मुत्तहिदा पाकिस्तान के धड़े हुए, अब इकट्ठे हो रहे हैं। तो बड़ा चैलेंज इनके इकट्ठे होने का PTI के अपने अज़ाइम के रास्ते में रुकावट बन सकता है, या आप समझते हैं ये महज दिखावा, इकट्ठे नहीं हो सकते? देखिए, जहाँ तक इनका ताल्लुक है, जो MKM का और PSP का, ये कोई हमारे लिए नया चैलेंज नहीं है PTI के लिए। पहले भी इनके मुकाबले पे ही इलेक्शन लड़ा था 2013 में भी, और हमें 9-10 लाख वोट कराची से पड़ा था तब भी। तो हमें उम्मीद है इससे ज़्यादा वोट इस दफ़ा पड़ेगा। और वो MKM जो 2013 में थी,
उसकी निस्बत ये दोनों पार्टियां मिलकर भी कमज़ोर होंगी और इससे हमारा वोट बैंक बढ़ जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पीटीआई जो है ये इस सीटें भी निकालेगी। ये पाक सरजमीन पार्टी के साथ तो कुछ आपकी हमदर्दियां भी रहीं, आपकी पार्टी के कुछ नज़दीकियां भी उनके साथ हुई, उनके भी खिलाफ इलेक्शन लड़ा जाएगा मुस्तफ़ा कमाल साहब के? देखिए, हमने कोई अलायंस तो नहीं किसी के साथ, लिहाजा हमने पीटीआई ने बतौर एक पार्टी के इलेक्शन लड़ना है। अब उसके खिलाफ जो भी कैंडिडेट देगा उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा जाएगा। लिहाजा हम ये तो नहीं देखेंगे कि किस पार्टी ने कैंडिडेट दिया है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे ना। हमने तो अपने अपने उन हलकों से, जिस हलकों में हमारा वोट बैंक है, हमने इलेक्शन लड़ना है। शेख साहब, आप तो कराची में मौजूद हैं, क्या वाकई आप समझते हैं कि अब डॉक्टर फारूक सत्तार, आमिर खान, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी बिल्कुल यकजान यक कालिब हो चुके हैं? कल जलसा है उनका कराची में और वो कहते हैं बहुत बड़ा जलसा हम करेंगे। राजा साहब, मैं आपको बताऊं, मैं कराची, हमारा बिजनेस जो है मेरी फैमिली का जी 1946 से है। मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 87 में, आज से 31 साल पहले प्रेसिडेंट रहा और मैं कराची में ही होता हूँ। हमारा यहाँ बिजनेस है, मैं 51 साल से खुद यहाँ रहता हूँ, अगरचे मैं चिन्योट से बना हूँ। मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल कराची की जो बेहतर हुई है, उसमें सबसे बड़ा रोल मियाँ नवाज शरीफ साहब का है। ठीक है, बाकी भी सब टीम वर्क होता है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब और इस रोल को कराची में सराहा जा रहा है। अब वो सिर्फ मुहाजिर, क्योंकि सिर्फ यहाँ मुहाजिर नहीं रहते, मुहाजिर के नाम पे जो सियासत होती रही उसका रिजल्ट क्या आया कि कराची जो इतना अच्छा शहर था उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को खुद कहा है कि मेरे कराची आएँ, जलसा करें, मैं अरेंज करता हूँ जलसा का और बहुत बड़ा इंशाल्लाह जलसा करेंगे। तो कराची में एक वैक्यूम, जैसे कि सरदार साहब ने, नबील गफूर साहब ने कहा कि वैक्यूम मौजूद है, तो इस वैक्यूम में हम तमाम पार्टियों का राइट है, हर एक को ये किया है। यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल बनी है पिछले 30-40 साल से कराची का जो हाल था वो सबको पता है। और बहुत ये जो आप बल्दिया टाउन का जिक्र कर रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुनकर और ये बात करके। यहाँ जो कुछ होता रहा है और हमारी सियासत पॉजिटिव सियासत है। मैं समझता हूँ तमाम पार्टियों को तमाम मुल्क के सूबों में सियासत करनी चाहिए और तमाम पार्टियों को फेडरेशन की सियासत करनी चाहिए। इसी तरह हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो वैक्यूम है उसका हर एक को फ़ायदा उठाना चाहिए। हम कराची में रहते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपनी पार्टी के लिए कि यहाँ से ज़्यादा हम सीटें हम भी निकाल सकें। जी सरदार साहब, वैक्यूम की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो कल इकट्ठे होंगे, सारे आएंगे। मेयर उनका है, इलेक्टेड मेयर है, आपके सामने बल्दियाती इंतखाबात हुए, उन्होंने स्वीप किया, बाकी तो सारी जमातों के जो सदर दिला के वो भी हार गए। यूसी कराची की बात कर रहे हैं, नाम ले, कौन सा सदर आ रहा है? नजमी साहब आपके थे, पीटीआई का सदर कराची का जी, अली जैदी हार गया जी। मैं यूसी का चेयरमैन। आप क्यों उनका नाम लेना चाह रहे हैं? आपने नाम क्यों नहीं लिया अली जैदी का? अली जैदी का आपने ले दिया, ठीक है, हार गए वो। हाँ। तो फिर हम वैक्यूम कैसे कह रहे हैं? ये बताएं, कल कितना बड़ा जलसा आप देख रहे हैं? देखें, ये आप तो उस हल्के से एमएनए रहे हैं। देखें, मैं आपको बताऊं कि ये जो टंकी ग्राउंड है, ये टंकी ग्राउंड को हमने भर के दिखाया। न सिर्फ ग्राउंड भरा होता, बल्कि आप यकीन करें बाहर जो उसको एक पुल है करीमाबाद का, वहाँ तक पब्लिक ही पब्लिक था। तो अब हमसे बड़ा जलसा वो क्या करेंगे? वो भी इतना ही बड़ा अगर कर जाए तो बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि देखें, वो बार बार कहते हैं जलसी थी, नहीं जलसी तो वो तो देखें, क्लिप्स देख लेना। देखें, बात यह है कि हमने उनको इतना हैरान और परेशान तो कर लिया है कि फारूक सत्तार, जो कि अपना अना का मसला समझता था कि मैं भादरोबाद नहीं जाऊंगा, वो जाके उसने आमिर डॉक्टर क्या नाम है इस बंदे का, आमिर खान से जाके जो है मुलाकात की। आमिर खान ने भी तो कल कहा ना कि फारूक सत्तार हमारे बड़े हैं, उनका आपस में पैच अप। लेकिन देखें, मेरी बात सुने, एमक्यूएम अब एक हिस्ट्री बन चुकी है, तारीख का एक अल्ताफ हुसैन के साथ एमक्यूएम का जो है ख़ात्मा हो गया है। अब फारूक सत्तार को, आमिर खान को या ये बंदा कौन है वसीम अख्तर को अपनी ज़ाती वोट मिले वो दूसरी बात है, लेकिन मुझे आइंदा आने वाले इलेक्शन में एमक्यूएम पाकिस्तान या लंदन, क्योंकि मैं आज तक एमक्यूएम पाकिस्तान को लंदन का हिस्सा समझता हूँ। आप देखें, आज तक अल्ताफ हुसैन ने
इनके खिलाफ कोई बात नहीं की है। शुरू में किया था लेकिन चुप हो गया। अब ऐसा लगता है कि वो इनको साइलेंट सपोर्ट कर रहा है, फारूक सत्तार और ये दूसरे ग्रुप्स को। तो मैं समझता हूँ कि इनका कराची से जो है ना, इनकी कहानी ख़त्म हो गई। अब महाजर जितने हैं उनको अब फैसला करना है कि वो पीटीआई में जाए या पीपल्स पार्टी में जाए। हमने उनके ऊपर छोड़ दिया है और हम कोशिश कर रहे हैं उनके पास जाकर के वो हमारी तरफ आए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि हम फेडरेशन की पार्टी हैं और हम जानते हैं हम फेडरेशन की पार्टी हैं, और हम उनको जो है ज्यादा उनको इंसाफ दे सकते हैं। ये तो फैसला उन्होंने करना है। हामिद खान साहब, थोड़ा सा टाइम रह गया है लेकिन मैं यकीनन आपकी ओपिनियन चाहूंगा। ये सरदार नबील कहें कि जी MKM अब हिस्ट्री हो गई, इमरान खान मियां नवाज शरीफ के बारे में कह देते हैं कि मियां नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गए, कहने से वाकई सियासी जमातें, सियासी कुव्वतें तारीख का हिस्सा बन जाया करती हैं। आपका तो वसी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। जी देखिए ना, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। बहरहाल मुखालिफ एक दूसरे के बारे में बड़ी बड़ी बातें भी कर देते हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कराची में जो नया अलायंस बना है PSP का और दूसरों का जो ex-MKM है, आया वो कितना मौसर साबित होता है। इस हद तक तो नबील गबोल साहब सही कह रहे हैं कि